और बच्चों आज हिस्ट्री पढ़ाना है तुम लोग को और कुषाण वंश तक पढ़ा दिए थे। तो गुप्त वंश साम्राज्य स्टार्ट करते हैं। एडजस्ट किए हैं तुम लोग को, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी लेकिन उसको एडजस्ट किए हैं। इसका अच्छे से नोट्स बना लेना तुम लोग, ये तुम लोग को पढ़ाई भी नहीं थे, हम कुषाण वंश तक पढ़ाए थे। ठीक है, पढ़ा लेते हैं, फिर बात करते हैं। ध्यान दो। गुप्तकाल को के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ध्यान सुनो। गुप्तकाल के कई क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग कहते हैं सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल में ही जारी हुई है। जैसे हम लोग गुप्त काल में और कुछ क्वेश्चन जानते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल इसको कहा जाता है। तो चलिए थोड़ा सा गुप्त काल में हम बताते हैं। गुप्त काल में गुप्तों की उत्पत्ति। गुप्त संभवतः कुषाणों के सामंत थे। कुषाण खत्म हुआ, गुप्त संभवतः कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश के प्रथम राजा का नाम सिर्फ गुप्त था। श्री की उपाधि उसने राजा बनने के बाद ली। फिर से ध्यान सुनिएगा। गुप्तों की उत्पत्ति, गुप्त संभवतः कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश के प्रथम राजा का नाम सिर्फ गुप्त था। श्री की उपाधि उसने राजा बनने के बाद ही धारण की थी। एक जातक कथा के अनुसार, कहीं कौशाम्बी दिया, कहीं बनारस, एक जातक कथक में बनारस के राजा के पुत्र का नाम गुप्त दिया गया। गुप्त शब्द महाभाष्य, मृजमटिकम, दिव्यादान, महावंश ग्रंथों में तथा भरहुत स्तूप लेख, स्तंभ लेख में मिलता है। इनसे गुप्तों के प्राचीनता का आभास होता है। इससे पता चलता है कि गुप्त बहुत प्राचीन थे। गुप्त शासकों ने अपनी पुत्री का विवाह ब्राह्मणों के साथ किया था। उदाहरण में देख लो, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से हुआ। बालादित्य और भानुगुप्त ने अपनी बहनों का विवाह ब्राह्मण से किया था। इससे स्पष्ट आभास होता है कि गुप्त शासक ब्राह्मण जाति के थे। आभास होता है। ठीक है, गुप्त काल के बारे में कुछ जान जाओ। सबसे पहले गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त, उनका उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त, उनका उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम, उनका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त, उनका उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय, उनका उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम, उनका उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त, उनका उत्तराधिकारी पुरुगुप्त, उनका उत्तराधिकारी कुमारगुप्त द्वितीय, उनका उत्तराधिकारी बुद्धगुप्त, उनका उत्तराधिकारी नरसिंहगुप्त बालादित्य, उनका उत्तराधिकारी भानुगुप्त, उनका उत्तराधिकारी वन्यगुप्त, उनका उत्तराधिकारी कुमारगुप्त तृतीय और अंतिम शासक विष्णुगुप्त। ये देखो अभी किसी एग्जाम में भी यूपी पुलिस में आया था कि गुप्त काल का अंतिम शासक विष्णुगुप्त, लेकिन अंतिम महान शासक स्कंदगुप्त तक ही माना जाता है। श्रीगुप्त, इन्होंने उपाधियां कौन सी धारण की? आदिराज और महाराज की। घटोत्कच गुप्त ने महाराज की, और पहला महाराज राज की उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त ने पराक्रमान, अश्वमेध, कविराज, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य विक्रमान, कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य शक्रादित्य और स्कंदगुप्त क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रीगुप्त, प्रभावती गुप्त के प्रभावती जो भाई मैंने बताया है चंद्रगुप्त की पुत्री, प्रभावती गुप्त के पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त का उल्लेख गुप्त वंश के आदिराज के रूप में किया जाता है। श्रीगुप्त का आदिराज उपाधि आदिराज के रूप में किया जाता है। श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण की। इस सिंह के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण कराया और 24 गांव दान में दिए। इनके द्वारा महाराजा की उपाधि सामंत द्वारा धारण की जाती है, जिससे पता चलता है, अनुमान लगाया जाता है कि श्रीगुप्त किसी शासक के अधीन शासन करता था। श्रीगुप्त 240 से 280 ईसा ईस्वी। घटोत्कच, उनका उत्तराधिकारी, इसने भी महाराज की उपाधि धारण की। प्रभावती गुप्त के पूना एवं रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है। इनका काल 280 से 319 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 350। चंद्रगुप्त प्रथम ने, अभी तुम लोग बताते हैं, बहुत अच्छा गुप्त संवत चलाया था। गुप्त संवत के बारे में अभी तुम लोग बताते हैं। गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, इसने ही गुप्त साम्राज्य की नींव डाली। गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्रता शासक, जिसने महाराज की उपाधि धारण की। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र उदय ने इसकी स्थापना की थी, पाटलिग्राम। हेमचंद्र राय चौधरी ने इसे द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक माना था। द्वितीय मगध राज का संस्थापक। मगध राज का संस्थापक इसके पहले जब पढ़े मौर्य साम्राज्य में पढ़ते थे तो बिंबिसार। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना की, जिसका उल्लेख मथुरा अभिलेख, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, गुप्त संवत का उल्लेख मथुरा अभिलेख। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। लिच्छवी
गुप्त राजा ने लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया, जिससे समुद्रगुप्त पैदा हुआ। इस वैवाहिक संबंध का प्रमाण सिक्कों पर प्राप्त होता है। और ध्यान देना, चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया था, जिस पर एक तरफ कुमार देवी और चंद्रगुप्त के चित्र अंकित थे और दूसरी तरफ लक्ष्मी जी का चित्र अंकित था। थे चंद्रगुप्त प्रथम। हाँ, गुप्त संवत के बारे में जान जाओ। इसे गुप्त प्रकार भी कहा जाता है, गुप्त संवत को गुप्त प्रकार भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी को गुप्त संवत चलाया था। इस संवत का सर्वप्रथम उल्लेख मथुरा अभिलेख में मिलता है। अल बरूनी के विवरण से स्पष्ट होता है कि गुप्त व शक संवत में 241 वर्षों का अंतर है। गुप्त संवत 319 ईस्वी, शक संवत 78 ईस्वी, दोनों में 241 वर्षों का अंतर। अब समुद्रगुप्त 350 से 375 ईस्वी। यह गुप्त वंश का एक महान योद्धा तथा कुशल सेनापति था। इसी कारण उसे विसेंट आर्थर स्मिथ ने, भारत का नेपोलियन, उसने विसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बड़ा अच्छा, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। भारत का नेपोलियन कहा था। इसने आर्यवर्त के 9 और दशावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। सॉरी, एक मिनट, आर्यवर्त के 9, ठीक है, और दशावर्त के 12 शासकों। ध्यान दो, इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशिष्ट लेख की रचना हरिशेन ने की थी और हरिशेन इनका दरबारी कवि भी था। इस लेख से पता चलता है कि इसने अश्वमेध यज्ञ किया था और धरणी बंध यानी पृथ्वी को बांधना अपना लक्ष्य बनाया था। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया। बहुत ही पुराना क्वेश्चन कि समुद्रगुप्त किसको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया? समुद्रगुप्त को दिखाया गया, जिससे उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है और इसी कारण उसे कविराज की उपाधि प्राप्त हुई। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। इसी के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। ठीक है, इसने आर्यवर्त के 9 शासक और दशावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। समुद्रगुप्त का साम्राज्य पूर्व में ब्रह्मपुत्र, दक्षिण में नर्मदा तथा उत्तर में कश्मीर की तलहटी तक विस्तृत था। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त, समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उनका जो बड़ा पुत्र था रामगुप्त कमजोर शासक हुआ। उसके काल में उसकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी देवी को प्राप्त करने के लिए शकों ने आक्रमण किया। छोटे भाई यानी इसका छोटा पुत्र, समुद्रगुप्त का छोटा पुत्र, रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने भाई रामगुप्त की हत्या करके ध्रुव स्वामिनी देवी के साथ स्वयं शादी कर गद्दी पर आसीन हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी। इन्हीं के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष में आया। ध्यान देना, प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, सर्वाधिक विस्तार समुद्रगुप्त, और गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल और कला साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। कला, चंद्रगुप्त का काल जो है कला और साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम रजत मुद्रा का प्रचलन किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नवरत्न थे। इन्हीं के काल में चीनी यात्री फाइयान 399 ईस्वी से 412 ईस्वी तक भारत यात्रा पर आया था। इन्होंने वैवाहिक संबंधों और विजयों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जैसे नागवंश। यह राजवंश मथुरा अक्षत्र पद्मावती क्षेत्रों में स्थित था। इसमें नाग राजकुमारी कुबेर नाग से इसने विवाह किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिससे कन्या पैदा हुई प्रभावती गुप्त उत्पन्न हुई। वाकाटक वंश, ये आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत के शासक थे। इन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया था। तीसरे कदम वंश राजवंश, ये लोग कुंतल कर्नाटक के शासक करते थे। इसी वंश का एक शासक था काकुत्स वर्मन ने अपनी एक पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त से प्रथम से कर दी थी। तो इनका एक सिस्टम था कि साम्राज्य का विस्तार करना वैवाहिक संबंध के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम देवगुप्त, देवराज और देवश्री। चंद्रगुप्त ने शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा चांदी के सिक्कों प्रचलित कराया। एक अच्छा क्वेश्चन है कि विक्रमादित्य की उपाधि, सबसे महान विक्रमादित्य से ही माना। जितने लोग इस शकों को पराजित करते थे विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते थे। 14 विक्रमादित्य, उसमें सबसे महान विक्रमादित्य यही था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि थी। चंद्रगुप्त ने शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा चांदी के सिक्के प्रचलित कराया। भारतीय अनुसूचियों में चंद्रगुप्त को सकारी के रूप में स्मरण कराती है। चंद्रगुप्त का संधि विग्रह सचिव जो था वीरसेन शैव था, और चंद्रगुप्त का द्वितीय का सेनापति जो था वो था आर्म कारहर बौद्ध था। चीनी लेखक भारत का उल्लेख यिन तू नाम से करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चीनी लेखक जो होते थे वो भारत का उल्लेख किससे करते थे? इन तू नाम से करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से कौन कौन थे? एक थे छड़क, दूसरे थे धनवंतरी, तीसरे थे हरिशेन, चौथे थे अमर सिंह, पांचवें थे वरामिहिर, छठवें थे बलूची, सातवें थे शंकु,
8वें बेताल भट्ट और 9वें कालिदास, जिसको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो यह आपका हो गया। गुप्तों की उत्पत्ति कैसे हुई, श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर उसका चंद्रगुप्त द्वितीय। ये आपके क्रम है, पहले शासक, अंतिम शासक। ये उपाधियां थोड़ा ध्यान दे रहा हूं, उपाधि जैसे महाराज राज की उपाधि एग्जाम में पूछ चुका है, क्रमादित्य की उपाधि पूछ चुका है, विक्रमादित्य तुम लोग को बताए हैं, ठीक है। और उसका से गुप्त वंश करो, फिर इसको पढ़ा जाता है। अंकित पिक खींचो। हम लोग वहां तक पढ़ लिए चंद्रगुप्त द्वितीय तक। अब हम लोग पढ़ते हैं कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त की मुद्राओं में गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति अंकित की गई थी। यानी ध्यान दीजिएगा, इसके पहले जो भी सी मुद्राएं थे उसमें गरुड़ के स्थान, गरुड़ थे मुद्राओं पर, और जब ये आए कुमारगुप्त प्रथम तो उनके स्थान पर क्या, गरुड़ के स्थान पर किसकी आकृति हो गई, अंकित हो गई, मयूर की। इनका शासनकाल 415 से 455 ईस्वी। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया तथा अश्वमेध प्रकार की मुद्रा चला, यानी जो सिक्के चला उसमें अश्वमेध यज्ञ के चित्र अंकित कराए। इन्हीं के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्हीं के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही मिलते हैं। जब हम कुमारगुप्त की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि क्यों नहीं यार नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी जाने। तो थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, बहुत अच्छी चीज देंगे तुम लोग को। नालंदा विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। यह भारत का सबसे विख्यात विश्वविद्यालय था। नालंदा महाविहार आवासीय शिक्षण संस्थान का सबसे पुराना उदाहरण है। आवासीय शिक्षण, जैसे हम लोग आज कहते हैं हॉस्टल, उस तरह से यह भारत का सबसे विख्यात विश्वविद्यालय था। नालंदा महाविहार आवासीय शिक्षण संस्थान का सबसे पुराना उदाहरण है। यह बिहार राजगिरी के आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के निकट स्थित था। नालंदा का अर्थ कमल होता है, नालंदा का अर्थ कमल होता है, जो ज्ञान प्रदाता का प्रतिनिधित्व करता है। हेनसांग के अनुसार इसका संस्थापक सक्रादित्य, सक्रादित्य ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने एक उपाधि बताया सक्रादित्य, कुमारगुप्त प्रथम का, तो कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। हेनसांग के अनुसार इसका संस्थापक सक्रादित्य कुमारगुप्त प्रथम था। नरसिंह बालादित्य जो अगला उत्तराधिकारी था, नरसिंह बालादित्य तुमको मालूम है, बुधगुप्त के बाद नरसिंह बालादित्य था। नरसिंह बालादित्य ने नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करवाया था। सम्राट हर्ष ने नालंदा के चारों तरफ चार दीवारी बनाकर घेर दिया और यहां ताम्र विहार बनवाया। धर्मपाल ने नालंदा का पुनरुद्धार किया। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। नालंदा महायान शिक्षा का केंद्र था और शिक्षा किस भाषा में दी जाती थी, पाली भाषा में दी जाती थी। हेनसांग ने यहाँ पर अध्यापन कार्य भी किया था। नालंदा में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन अनिवार्य था और हेनसांग के समय नालंदा के कुलपति कौन थे, शीलभद्र, जो सभी संग्रहों के ज्ञाता थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय अगर हमको पढ़ना है तो ये भारत का सबसे विख्यात महाविद्यालय था, सबसे विश्वविख्यात महाविद्यालय था। नालंदा में आवासीय शिक्षण संस्थान का सबसे पुराना उदाहरण है। यह बिहार के राजगिरी के बड़गांव नामक ग्राम के निकट स्थित है। नालंदा का अर्थ होता है कमल। ये ज्ञान प्रदाता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हेनसांग के अनुसार इसका संस्थापक सक्रादित्य यानी कुमारगुप्त प्रथम था। नरसिंह बालादित्य ने यहाँ पर 80 फुट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की थी। हर्ष ने इसके चारों ओर चार दीवारी बनवाया था। धर्मपाल ने नालंदा का पुनरुद्धार किया था। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इस विद्यालय को नष्ट किया था। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनानायक, ठीक है। नालंदा महायान शिक्षा का केंद्र था। शिक्षा पाली भाषा में दी जाती थी। महायान शिक्षा का केंद्र था, पाली भाषा में दी जाती है। हेनसांग ने यहाँ पर अध्ययन कार्य भी किया। नालंदा में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन सभी के लिए अनिवार्य था और हेनसांग के समय नालंदा के कुलपति शीलभद्र सभी संग्रहों के ज्ञाता थे। तो कुमारगुप्त के बाद हम पढ़ेंगे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त यह गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। 455 से 467 ईस्वी। यह गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। अंतिम शासक नहीं, अंतिम तो विष्णुगुप्त था, अंतिम प्रतापी शासक। हुड़ो का गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी। यानी कहता है हुड़ो का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। और सौराष्ट्र के राज्यपाल जो पड़दत्त थे, उनके पुत्र चक्रपाणित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु मूर्ति स्थापित कराई थी। अब बात करेंगे सुदर्शन झील। ये बड़ा आता है, तुम लोग को बताया भी थे कई बार। तो सुदर्शन झील के बारे में और समझ लो। सुदर्शन झील, इस झील का निर्माण मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यमित्र वैश्य ने पश्चिमी भारत में सिंचाई की सुविधा हेतु कराया था। पश्चिमी भारत सौराष्ट्र गुजरात और महाराष्ट्र को मिलाकर सौराष्ट्र बुलाया था, लेकिन ये जब बना तो गुजरात हिस्से में था। इस झील का निर्माण मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यमित्र वैश्य ने पश्चिमी भारत में सिंचाई की सुविधा हेतु कराया था। मौर्य शासक अशोक के समय यमन राज तुषास्प
ने उस झील पर बांध बनवाया था। शक महाक्षत्रप रुद्रदामन ने, जो शक राजा रुद्रदामन थे, अपने राज्यपाल सुविशाख के नेतृत्व में इस पर निर्मित बांध का जीर्णोद्धार कराया था तथा स्कंदगुप्त के समय चक्रपाणि ने इस बात को पुनः जीर्णोद्धार कराया था और इस पर विष्णु मूर्ति की भी स्थापना की थी। इसको क्लियर कर लेना। अब बात करते हैं गुप्त काल। अब ये तुम्हारा देखो हमने क्या पढ़ाया, गुप्त काल में कौन कौन से राजा हुए स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, ये हो गए तुम्हारे। उपाधियां मेन है वो तुम पढ़ लिए, उसका गुप्तों की उत्पत्ति, उसके बाद से श्रीगुप्त से लेकर और तुम जो तुम्हारे महान जो कहा जाता है कि गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक स्कंदगुप्त तक मैंने तुमको पढ़ा दिया, ठीक है। अब इसके बाद से कुछ गुप्त काल से संबंधित घटनाएं जिसके बारे में तुम बताते हैं, जैसे गुप्त काल विज्ञान और तकनीकी। गुप्त काल में विज्ञान बड़े, गुप्त काल का विज्ञान और तकनीकी समझो बहुत आगे था। जैसे देखो आर्यभट्ट पाई, ये गुप्त काल के थे। पाई का मान, टिग्नोमेट्री, संख्या पद्धति के ज्ञाता। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान गणितज्ञ खगोलविद थे। इनका जन्म 476 से 550 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ था। इन्होंने केवल 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्ट नामक पुस्तक की रचना की थी। इनकी दूसरी पुस्तक का नाम आर्य सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने नक्षत्र विज्ञान से संबंधित अनेक यंत्रों के बारे में लिखा था। जीरो का सही मान आर्यभट्ट ने ही निकाला था। पृथ्वी अपनी कक्षा की ओर घूमती है, पृथ्वी अपनी कक्षा पर घूमती है, सूर्य की चारों चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगाती है। ये सब उन्होंने बताया। सब सर्वप्रथम उन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारणों का पता भी लगाया था। गणित का सम हल करते समय पाई का प्रयोग किया जाता है, उन्होंने बताया। इन्होंने पाई को मान 22/7 जो होता है का सही मान 3.1416 दिया था। इन्हीं के नाम पर देश का प्रथम सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट रखा गया, जो 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित हुआ था, ठीक है। तो ये आर्यभट्ट के बारे में था। वारामिहिर, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन के निवासी थे। उज्जैन गुप्त काल का सर्वाधिक व्यापारिक केंद्र था। मध्य प्रदेश के उज्जैन के निवासी थे। टिग्नोमेट्री के संकेत टेबलों से सही बताने के बाद, टिग्नोमेट्री में संकेत टेबलों को सही बताने के बाद इनका अब भी प्रयोग होता है। पास्कल त्रिभुज के बाइनोमियल नंबरों में एक नया आयाम इन्होंने जोड़ा। ब्रह्मांड की रचना ग्रहों के बारे में, ब्रह्मांड की रचना व पृथ्वी के अच्छी भ्रमण को ज्ञात किया। ये वास्तु विद्या के आचार्य थे। वास्तुशास्त्र ब्रह्मगुप्त, ये राजस्थान के भिल्लमाल स्थल पर जन्मे थे। ये सम्राट हर्ष के समकालीन थे। इन्हें भिल्लामाचार्य भी कहा जाता था। इन्होंने पंचांग निर्माण की रचना की और शून्य के जनक ये थे और शून्य का सही मान इन्होंने बताया था। शून्य के जनक को इसने जोड़ने, घटाने, गुणा भाग के नियमों की जानकारी तथा जनरल लीनियर इक्वेशन का हल दिया। इनकी पुस्तक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत है। ये गणित के सिद्धांत को ज्योतिष में प्रयोग करने वाले प्रथम विद्वान थे ब्रह्मगुप्त। भास्कराचार्य प्रथम। संख्या 9 के बाद दहाई, सैकड़ा के लिए अलग से चिन्ह बनाए। इन्होंने छोटे से गोले को नंबर सिस्टम में जोड़ा और संख्याओं ने नया स्वरूप लेना प्रारंभ किया। अभी और भी कुछ लोग थे तो जो मोस्ट लगे हमने तुम्हें बता दिया। इसके अलावा धनवंतरी के बारे में तुम लोग जानते हो, चरक के बारे में तुम लोग जानते ही हो। एरड़ अभिलेख हम लोग होता है गुप्त काल में एरड़ अभिलेख का संबंध होता है। एरड़ अभिलेख, भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में सती प्रथा का जिक्र होता है, तो थोड़ा समझो इसको। एरड़ अभिलेख, इस अभिलेख से सती प्रथा के प्रचलन का प्रमाण मिलता है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। इस अभिलेख में हुड़ों के विरुद्ध भानुगुप्त की ओर से लड़ता हुआ उनका मित्र गोपराज नामक सेनापति की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी के सती होने का पालन था। यानी उनके पत्नी के सती होने का जिक्र है। यानी किसकी पत्नी? गोपराज नामक सेनापति। और गोपराज सेनापति भानुगुप्त का मित्र था, जो भानुगुप्त के साथ मिलकर हुड़ों के विरुद्ध युद्ध किया, जिसमें वो मारा गया और उसकी पत्नी सती हुई। और एक जगह और लिखा है, ये जो गोपराज नामक सेनापति था वो हम बताता है कि हर्ष की माता यशोमती, पहला सती प्रमाण मिलता है हर्ष की माता यशोमती का। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कहीं हर्ष की माता यशोमती का जिक्र मिलता है और कहीं मिलता है गोपराज नामक सेनापति की मृत्यु पश्चात उसकी पत्नी के सती धर्म का पालन किया था। तो ये आपका हो गया। अब कुछ विशेष, जैसे सांस्कृतिक उपलब्धियों के आधार पर अनेक विद्वानों ने गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग, ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया है, भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग, हिंदू पुनर्जागरण का काल एवं राष्ट्रीयता के पुनरुत्थान का युग कहा जाता था। 64 खाने 32 मोहरों, 64 खानों और 32 मोहरों वाले शतरंज खेल की शुरुआत गुप्त साम्राज्य के दौरान ही भारत में हुआ था। वर्तमान में प्रचलित हिंदू धर्म के स्वरूप का निर्माण एवं भागवत गीता की रचना इसी काल में हुई थी। नारद स्मृति, मनु स्मृति की रचना इसी काल में हुई थी। वर्तमान में प्रचलित हिंदू धर्म के स्वरूप का निर्माण एवं भागवत गीता की रचना इन्हीं काल में हुई थी। रामायण और महाभारत का अंतिम रूप से संपादन गुप्त काल में ही हुआ था।
गुप्तों की राज की चिन्ह क्या थी? गरुड़ थी। और एक मोस्ट छूट रहा था, सर्वप्रथम हिंदू मंदिरों का जो निर्माण, यानी मंदिरों का निर्माण सर्वप्रथम गुप्त काल में प्रारंभ हुआ था। और सर्वोच्च अधिकारी, ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी राजा कहलाता था गुप्त में। गुप्तों की राजकीय भाषा चिन्ह गरुड़ था। और ध्यान दीजिएगा, राजकीय चिन्ह गरुड़ था। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्तों ने ही जारी किए थे। ये तो तुम लोग बताए थे, सर्वप्रथम हिंदू यूनानियों ने, सर्वाधिक गुप्तों ने, शुद्ध कुषाणों ने, सर्वाधिक स्वर्ण के गुप्तों ने जारी किए। इन सिक्कों को दिनार कहा जाता था। गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म वैष्णव धर्म था। गुप्त काल में त्रिमूर्ति की उपासना, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना हुई। शिव की अर्धनारीश्वर की मूर्ति इसी काल में बनी थी। गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ एवं दशावतार मंदिर है, जिसमें सर्वप्रथम शिखर का प्रयोग हुआ था। और एक चीज और आप लोगों को ध्यान देना है, इसके अलावा लूशन पे तुम लोग बताएं, कई मंदिर के नाम बताते हैं, वो मंदिर पढ़ लेना जो गुप्तकालीन थे। गुप्त काल का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र उज्जैन था, ये तो बताया तुम लोगों को। एक और क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो देख रहे हो, इतने ही में मैंने पूरा एडजस्ट किया है, कुछ बच जा रहे हैं। जैसे जो चीज़ है, जैसे वन लाइनर कुछ क्वेश्चन है, तुम लोग को लिखवाए भी है, पढ़ लेना। और उसके बाद से वो मंदिर का जो दिया हुआ है, गुप्तकालीन जो मंदिर है कहाँ कहाँ पे है, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। तो शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ, 4 शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ तो गुप्त काल में, देखो, गोवर्धन पीठ पूरी अयोध्या में उड़ीसा में, शारदा पीठ द्वारका गुजरात, ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड, और श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक। ठीक है, तो ये तुम्हारे हो गए, नालंदा हो गया, सुदर्शन झील हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया तुम्हारे। लगभग मैंने कंप्लीट किया है, गुप्त का पूरा कंप्लीट किया है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये लगभग तुम लोग के लिए बहुत है, इससे ज़्यादा फिर बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है। इसको कंप्लीट करो, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, पिक ले लो इसका। तो हमने गुप्त साम्राज्य पढ़ा दिया आप लोग को। देखो, उत्तर प्रदेश एक दिन पढ़ाया मैंने 5 टॉपिक, संविधान में संविधान सभा और विदेशी शोध पढ़ाया, भूगोल में तुम लोग का स्वर्गीय संदर्भ, पृथ्वी का स्वर्गीय संदर्भ पढ़ाया, और आज तुम लोग को गुप्त साम्राज्य नहीं पढ़ा था, कुषाण तक पढ़ाया था, तो गुप्त पढ़ा दिया। अब फिर परसों देखते हैं क्या देते हैं, क्रम बढ़ाते रहेंगे तुम लोग का। 17 को लॉकडाउन खत्म हो रहा है, ठीक है, फिर क्लास चलते हैं। पढ़ाई करो अच्छे से, और मैं वर्क दे रहा हूँ उसको थोड़ा कंप्लीट करो भाई। तुम लोग पढ़ोगे तभी ना हमको पढ़ाएंगे अच्छा लगेगा बेटा। ठीक है, तो एक लाइन सुना देते हैं, फिर छुट्टी करते हैं। ठीक है, मेहनत करो। लाख दलदल हो पाओ जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाओ जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही पर ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। कुछ दिन और बेटा, खुश रहो, जाओ।